बहुत समय पहले की बात है। हरिदासपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी रीता और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ वीरचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ वीरचंद मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता था। रीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और सिया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चलता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूं। आप सेठ वीरचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह शेर वीरचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने वीरचंद जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 500 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से काट रहा हूँ। हाँ हरिलाल भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ वीरचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ वीरचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस वीरचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस इस बार मेरी पगार सही सलामत मिल जाए। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस अटकी पड़ी है और ये सेठ हर बार कोई ना कोई बहाना बना के कटौती करता है। वे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और काम पूरा करने के बाद सेठ वीरचंद के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। जी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला? रीता, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? रीता, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ वीरचंद सबको पगार देता है। अरे हरिलाल, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम भी नहीं किया। देख हरिलाल, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो और ले, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिलाल के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। ओहन, यह लो तुम्हारे पैसे।
सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम लिया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। 2000 ही मिलेंगे। तुझे यहां काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ वीरचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर सजा मिलेगी। नहीं हरिलाल, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे, काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस 2000। इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और कर भी क्या सकते हरिलाल? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम नहीं आता। और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ वीरचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आ गए। इस बार कितनी पगार मिली? रीता, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही खर्च निकल जाएगा। फिर बाकी के लिए क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं रीता, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देख लूंगा। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे ही नहीं गए। रीता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां से काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है। और जैसा कि मोहन ने कहा था, वो वीरचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मोहन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मोहन वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे हाथियों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर मोहन बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में जाकर छिप जाता है। जब हाथियों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब मोहन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन हाथी के पैरों तलों कुचल ही जाता। पर यह मैं कहां आ गया? मोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ती है। मोहन उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। मोहन जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक परी प्रकट हो जाती है और वह मोहन से कहती है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, आप जो भी हो, कुछ हाथी का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकती हूँ। पर आप कौन है और आप इतने सुंदर क्यों दिखाई दे रही है? अपना परिचय दीजिए। मैं एक परी हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते।
तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रही थी। डरो मत मोहन, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? मोहन हैरानी से बोला। परी मुस्कुराकर बोली, हाँ मोहन, ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में तुम्हारे बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे। इसमें अगर तुम कोई वस्तु डालोगे तो वही वस्तु इसमें बार बार मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक ही चीज डाल सकते हो। लालच मत करना, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। मोहन ने आदर से सिर झुका लिया। धन्यवाद परी माता, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। मोहन टोकरी लेकर घर आया और सारी घटना रीता को सुनाई। रीता ने कहा, तो अब हमें सोच समझकर इसमें वही डालना होगा जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। मोहन बोला, मुझे याद है रीता, एक बार जंगल में मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी। वो लकड़ी अभी भी हमारे घर में रखी है। अगर हम उसे इस टोकरी में डाल दें तो हमें बार बार चंदन की लकड़ियां मिलेंगी। रीता तुरंत वो चंदन की लकड़ी ले आई और टोकरी में डाल दी। जैसे ही लकड़ी टोकरी में गई, उसमें से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां निकल आईं। रीता खुशी से बोली, अरे, यह तो सचमुच का चमत्कार है। मोहन बोला, हाँ रीता, अब मैं कल इन्हें बाजार में बेचूंगा। इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे और मोनू सिया की स्कूल की फीस भी भर पाएंगे। अगले दिन मोहन बाजार जाकर लकड़ियां बेच आया। उसे काफी पैसे मिले। घर लौटकर उसने रीता से कहा, देखो रीता, अब बच्चों की फीस भी भर देंगे और घर का खर्च भी अच्छे से चलेगा। रीता बोली, तो अब तुम्हें उस सेठ वीरचंद के यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं है। मोहन ने कहा, नहीं रीता, मैं सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं बाकी लकड़हारों को यह खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वह सब भी हमारी तरह परेशान हैं। अगर मैं अकेले खुशहाल हो जाऊं और वो सब दुखी रहे तो यह ठीक नहीं होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी सही मायनों में तरक्की होगी।